Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to your weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of social issues for your UPSC preparation. Now the social issues related current affairs that we are going to cover in this video would be from 18th of September to 24th of September. Alright, so without further ado, let's take a look at the social issues that we are going to cover in this video and the social issues that were important in the past week. Okay? So yeah, issues to be covered. कौन से issues हम देखेंगे? एक आर्टिकल आया था चैलेंजेस विद ई लर्निंग से रिलेटेड। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही है स्कूल्स में, स्कूल्स आर शट, और इसी वजह से जो स्कूल में बच्चे हैं, स्कूल किड्स हैं, वो क्लासरूम एजुकेशन नहीं कर पा रहे, पर उनकी एजुकेशन तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी आपको। तो एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए ई लर्निंग की तरफ, वर्चुअल क्लासरूम्स की तरफ फोकस किया जा रहा है। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये एक्चुअली ई लर्निंग को क्रिटिसाइज करता है, कहता है कि ई लर्निंग में एक्चुअल लर्निंग नहीं हो पा रही है। तो इसका क्या क्रिटिसिज्म है वो देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इश्यू वुड बी वुमेन एंड लीडरशिप। ना वुमेन एंड लीडरशिप पे क्या होगा, कहा यह जा रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि जहां जहां पे विमेन को लीडरशिप पोजीशंस दी जाती हैं ना, वहां पे आउटकम्स अच्छे होते हैं, आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं। नाउ बोला यह जाता है कि जनरली विमेन को ना अथॉरिटेटिव पोजीशंस नहीं देनी चाहिए। ट्रेडिशनल माइंडसेट यह है कि मेन आर मोर सूटेड टुवर्ड्स अथॉरिटेटिव पोजीशन या अथॉरिटेटिव स्टैंड। विमेन इतनी अथॉरिटेटिव नहीं होती, जनरली ये बायस है सोसाइटी में। नाउ इस बायस को तोड़ा है एक ऐसे सर्वे ने जिसने बताया कि जहां जहां पे लीडर्स विमेन रही हैं, वहां पे अथॉरिटेटिवली आउटकम अच्छा आया है। तो इस बायस को तोड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को लीडरशिप अथॉरिटेटिव पोजीशंस देनी चाहिए। तो ये आर्टिकल उस पे है। And last article would be related to disability, impediments to equal productivity and dignity. ये बोला जाता है कि rights of disabled people are being infringed upon. They are not being provided with dignity. They are not being provided with their due rights. और इसी वजह से disabled लोगों की economic productivity भी खराब होती जा रही है। तो उस पे ये आर्टिकल होगा। Alright? So बिना किसी देरी के फटाफट से ये तीनों इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला होगा challenges with e-learning. ओके, सो या चैलेंजेस विद ई लर्निंग पे ये आर्टिकल आया है। नाउ इस आर्टिकल का प्रेमिस क्या है, इस आर्टिकल का थीम क्या है? ये आर्टिकल आउट एंड आउट क्रिटिसाइज करता है ई लर्निंग को। पर ये आर्टिकल ये कह देता है कि देखो, कोरोना वायरस पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान ई लर्निंग की तरफ वी वर फोर्स्ड अपॉन, ठीक है, ई लर्निंग वाज फोर्स्ड अपॉन अस। ई लर्निंग की तरफ हमें जाना पड़ा बिकॉज और कोई चारा ही नहीं था। बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे और उनकी एजुकेशन आप रोक तो सकते नहीं हो। तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या है कि उनकी एजुकेशन भी कंटिन्यू रहे और वो स्कूल भी ना जाएं। बेस्ट पॉसिबल वे क्या है? वर्चुअल क्लासरूम्स, ई लर्निंग, ठीक है। बट ये आर्टिकल कहता है कि ई लर्निंग जब तक लॉकडाउन था तब तक तो ठीक है, बट ऐसा नॉर्म बनता जा रहा है कि ई लर्निंग इज बेटर देन क्लासरूम लर्निंग। जब ये लॉकडाउन का फेज खत्म हो गया है, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये आर्टिकल कहता है कि मुझे डर है कि ई लर्निंग को तब भी सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है ई लर्निंग बेटर है देन फिजिकल लर्निंग, ऑफलाइन क्लासेस। नाउ ये आर्टिकल कुछ डिफेक्ट्स बताता है, कुछ डिसएडवांटेजेस बताता है ई लर्निंग के, और कहता है कि एज सून एज वी आर केपेबल वी शुड सेंड किड्स बैक टू देयर क्लासरूम्स, वी शुड ओपन स्कूल्स, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट अ गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। ये आर्टिकल ये कहता है, स्पेशली स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है, जो 12th तक के स्कूल्स है ना, वो तो हर हाल में ओपन होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं है वर्चुअल क्लासरूम्स। अब उसके लिए ये ना कुछ रीजंस देता है, उन रीजंस की तरफ आ जाते हैं। ओके, सो या सबसे पहले तो ये ना आर्टिकल स्टार्ट होता है एक कोट के साथ, एंड दिस कोट वाज गिवन बाय जॉन डूई, एन अमेरिकन फिलोसोफर एंड एजुकेशन रिफॉर्मर, ठीक है। ये कोट क्या कहता है? एन एनवायरमेंट इन विच सम आर लिमिटेड will always in reaction create conditions that prevent the full development of even those who fancy they enjoy complete freedom for unhindered growth. नाउ ये आर्टिकल इस कोट के साथ क्यों स्टार्ट होता है? ये कहते हैं कि डिजिटल लर्निंग और ई लर्निंग ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी इन्फ्रिंज कर रहा है। डिजिटल लर्निंग और ई लर्निंग की वजह से ना जो वेल ऑफ है, जिनके पास अच्छे इंटरनेट कनेक्शंस हैं, जो सस्टेन कर सकते हैं ई लर्निंग,
उनको तो एजुकेशन अच्छी मिल रही है, और स्कोर्स ऑफ पीपल, स्कोर्स क्या, मिलियंस ऑफ किड्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका डिजिटल डिवाइड है, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उनको ई लर्निंग अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो जो ई लर्निंग का ये पूरा फिनोमिना है ना, इट इज बायस्ड अगेंस्ट द सबऑल्टर्न ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी, इट इज बायस्ड अगेंस्ट द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड। नाउ इस कोट से स्टार्ट ये कहता है, जॉन डुवे ने कहा था कि अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो जिसमें कुछ की कंडीशंस तो बहुत अच्छी है पर कुछ को कंडीशंस बहुत खराब मिली हुई हैं, तो इस चीज का इंपैक्ट अच्छी कंडीशंस के लोगों पे भी आता है। ये अगर ज्यादातर लोगों को कंडीशंस खराब मिल रही हैं और सिर्फ कुछ एलीट लोग हैं जिनको अच्छी कंडीशंस मिल रही है, तो ये खराब लोग ना सोसाइटी भी खराब कर देंगे। खराब लोग नहीं कहना चाहिए, खराब कंडीशंस कहनी चाहिए। अगर ये अंडर प्रिविलेज रहेंगे तो इनकी प्रिविलेज पोजीशन भी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए सबका साथ सबका विकास, एज आवर प्राइम मिनिस्टर सेज, वो होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये जॉन ड्यूवी का प्रेमिस था। नाउ ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि ई लर्निंग से ना एजुकेशन में भी इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से ई लर्निंग खराब है, वो भी हम देखेंगे। ऑलराइट, तो ये आर्टिकल कहता है चैलेंजेस विद ई लर्निंग, कोविड-19 एंड द एजुकेशन सिनारियो इन इंडिया। अभी क्या सिनारियो चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन? एक तो इंक्रीजिंग शिफ्ट टू ई लर्निंग, पर यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक लॉकडाउन है तब तक तो ई लर्निंग करनी पड़ेगी। इस आर्टिकल की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इससे कि ई लर्निंग, जब कोरोना वायरस का पूरा पैंडेमिक खत्म भी हो जाएगा ना, तब भी ना लोग ई लर्निंग को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अब ये एक नॉर्म एस्टैब्लिश होता जा रहा है, ठीक है। और ये आर्टिकल कहता है कि ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में नहीं हो रहा, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स आर एनकरेजिंग ई लर्निंग, ठीक है। अब ये आर्टिकल एंटर करेगा ई लर्निंग के डिफेक्ट्स से, एंटर करेगा ई लर्निंग के डिफेक्ट्स को डिस्कस करने में कि ई लर्निंग से प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है। तो वो देखते हैं, इश्यूज विद दिस शिफ्ट टू ई लर्निंग। क्या प्रॉब्लम होगी भाई ई लर्निंग से? नंबर 1, इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी। नंबर 2, पेडागोजिकल इश्यूज लीडिंग टू बैड क्वालिटी एजुकेशन। पेडागोजी एक वर्ड है, पेडागोजी का मतलब स्टाइल ऑफ टीचिंग। आपका टीचिंग स्टाइल को हम पेडागोजी कहते हैं। जैसे हम कहें ना कि उसका टीचिंग स्टाइल खराब है, तो हम ये भी कह सकते हैं उसकी पेडागोजी खराब है, ठीक है। पेडागोजी मतलब आप पढ़ाते कैसे हो, वे ऑफ टीचिंग, स्टाइल ऑफ टीचिंग, है ना, तरीका जो है उसे पेडागोजी कहते हैं। तो ये कहता है कि ऑनलाइन लर्निंग में बड़े टीचिंग इश्यूज हैं जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब होती है। ये दूसरा इशू बताया है। फिर एन अनवारंटेड थ्रस्ट ऑन ऑनलाइन एजुकेशन पोस्ट कोविड-19। कोविड-19 खत्म होने के बाद भी ऐसे अभी साइंस आ रहे हैं कि गवर्नमेंट भी फोकस ज्यादा करेगी ई लर्निंग की तरफ। एनसीईआरटी की कई स्टेटमेंट्स आई हैं कि ई लर्निंग और प्रमोट करनी चाहिए। तो ये थ्रेट का साइन है। क्यों? बिकॉज दिस ऑथर सेज दैट ई लर्निंग इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल। इट कैन बी बेनिफिशियल if it is supplemented with offline classes, but if it is substituting offline classes, then it is bad. Okay? And last, undermining the importance of institutional environment. एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई करना वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू अपने घर के कंफर्ट्स में आप बस वीडियो चला के देख रहे हो, ठीक है। ये स्कूल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। नाउ एक एक प्रॉब्लम को ना हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ई लर्निंग से इनइक्वालिटी कैसे बढ़ेगी भाई, ठीक है। तो ये देखते हैं इंक्रीज इनइक्वालिटी। सबसे पहली चीज, जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, आप जैसा भी देखते हो ना, हमेशा ये मान के चलो कि जब भी कोई क्राइसिस होगा, कोई डिजास्टर होगा, वेदर इट्स नेचुरल डिजास्टर, वेदर इट्स अ बायोलॉजिकल डिजास्टर लाइक कोविड-19, और वेदर इट्स अ आर्टिफिशियल या मैन मेड डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी कैलेमिटी होती है, उस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट अंडर प्रिविलेज्ड की तरफ आता है, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की तरफ आता है। जो एलीट होते हैं ना, उनको भी इंपैक्ट होता है, पर उनको बहुत कम इंपैक्ट होता है। पर जो ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा इंपैक्ट होता है। इसका एग्जांपल आपने देख ही लिया था, जब कोरोना वायरस से की वजह से कोविड-19 लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो कितने सारे माइग्रेंट लेबरर्स पे डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इंपैक्ट हुआ, उनकी लाइफ ज्यादा हेल हुई एज कंपेयर टू नॉर्मल अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग जो अपने घर में बैठ के, जिनको नुकसान हो रहा था फिर भी वो घर में बैठे हुए थे। ये माइग्रेंट लेबरर्स पे ज्यादा नुकसान हुआ था।
मेक सेंस? वैसे ही ये जो ई लर्निंग का फिनोमेना आएगा ना, इससे ज्यादा नुकसान इन्हीं माइग्रेंट लेबरर्स, इन्हीं अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बच्चों पे होगा। कैसे होगा? वेल, जो एलीट लोग हैं ना, जो अच्छा इंटरनेट, आईपैड्स, बेटर प्रॉपर स्क्रीन्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो ई लर्निंग बेटर होगी। बट जितने भी ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जितने भी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, उनके पास अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, ठीक है? मोबाइल भी नहीं होंगे, कईयों के पास लैपटॉप्स भी नहीं होंगे। उनके पास तो एक ही जरिया था एजुकेशन का, वो थे गवर्नमेंट स्कूल्स। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको मिड डे मील्स भी मिलते थे, तो उनके न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी। अब ये सब तो चल नहीं रहा है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, प्लस इनके पास अच्छा खासा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इन्हें वर्चुअल क्लासरूम्स का भी फायदा नहीं हो पा रहा है, राइट? नाउ इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब कुछ सेक्शंस के पास तो अच्छा खासा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और मेजॉरिटी सेक्शंस के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। दिस क्रिएट्स अ डिजिटल डिवाइड एंड दिस डिजिटल डिवाइड इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ई लर्निंग, ठीक है? दिस डिजिटल डिवाइड इज एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। ई लर्निंग जब से आ गया है, इस डिजिटल डिवाइड की वजह से प्रॉब्लम्स मैग्नीफाई हो जाएंगी, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन हो जाएगा। और वही जॉन डुई का वो कोट भी आ जाता है कि आप फिर ज्यादातर लोगों को लिमिट कर रहे हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। मेक सेंस? ठीक है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल, लैपटॉप्स, वो प्रॉब्लम हो रही है। एक्सेस टू इंटरनेट फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल लिटरेसी नहीं है। बहुत सारे जो एलीट घर के बच्चे हैं, उनके बच्चों को भी कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह अच्छे से चलाना आता है, बट अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के पास तो डिजिटल लिटरेसी भी नहीं है। उन्हें तो यूजर नेम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यूजर नेम पासवर्ड भी नहीं लॉग इन करना आता, ईमेल आईडी नहीं बनी हुई उनकी, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। प्लस एक और चीज मैं ऐड करूंगा, वो इस आर्टिकल में नहीं मेंशन हुई, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है डिसेबल्ड लोगों को। जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके पास स्पेशलाइज स्कूल से जहां पे वो जाके ट्रेनिंग ले सकते थे, ठीक है, कर सकते थे, अपना पढ़ सकते थे, नॉर्मल स्कूल्स भी जाते थे। बट अगर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, ई लर्निंग ही नॉर्म बन जाता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव कि ब्लाइंड जो चिल्ड्रन होंगे उनको भी फायदा होगा? जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको ई लर्निंग से इतना फायदा नहीं होगा, जो मोर एबल्ड है, मोर एबल्ड भी नहीं, आई शुडंट से दैट, बट जो नॉर्मल सोसाइटी के हिसाब से जिन्हें नॉर्मल कहा जाता है, तो डिसेबल्ड लोगों को भी नुकसान हो रहा है। पीपल हु हैव, आई मीन पीपल हु आर डेफ, पीपल हु आर ब्लाइंड, उनको ई लर्निंग से इतना फायदा नहीं होगा। क्लियर? तो ये इनइक्वालिटी बढ़ा देगा। अब इनइक्वालिटी कैसे बढ़ाएगा? जो एलीट के बच्चे हैं, अब फ्यूचर में जाके अगर ई लर्निंग नॉर्म ही बन जाता है, तो जो एलीट्स के बच्चे हैं वो तो अच्छी एजुकेशन पालेंगे, और जो बेचारे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन ही खराब होगी। फिर जब जॉब की इंटरव्यू का टाइम आएगा तो एलीट बच्चे ही सारी अच्छी अच्छी जॉब्स ले जाएंगे, और ये जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बच्चे हैं, इन्हें वही घटिया जॉब्स मिलेगी जो इनके पेरेंट्स को मिलती आई थी। तो सोसाइटी में ये जो डिवाइड है, ये मतलब परमानेंट सा नहीं हो जाएगा। अगर इन बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल जाती तो ये कंपीट करते एलीट बच्चों के साथ और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पर अब दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी तो ज्यादा एलीट बच्चों को मिलेगी क्योंकि उनकी एजुकेशन अच्छी है। मेक सेंस? ठीक है? तो इसीलिए दिस विल एनहांस इनइक्वालिटी, इट माइट एनहांस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इट विल डेफिनेटली एनहांस सोशल इनइक्वालिटी। मेक सेंस? ठीक है? अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम है पेडागोजी की, पेडागोजिकल इश्यूज लीडिंग टू बैड क्वालिटी एजुकेशन। वेल, ये आर्टिकल सिंपल ये कहता है कि देखो, ऑफलाइन टीचिंग होती है ना स्कूल लेवल पे, स्पेशली जो 10th से नीचे नीचे के बच्चे होते हैं, उसमें ऑफलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा काम आती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैथ्स का टीचर है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझा देता है, कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री समझा देता है और सम्स दे देता है कि ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, और बच्चे सॉल्व करते रहते हैं। और आपको ये इमेज याद होगी कि टीचर फिर क्लासरूम में घूमता रहता है और एक एक की कॉपी में देखता रहता है कि कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे अप्रोच कर रहा है प्रॉब्लम को, और कोई बच्चा अगर गलत कर रहा होता है तो उसको वहीं पे टोक देता है। अब उसको आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे कि बस एक टीचर खड़ा होकर बोल देता है और बच्चे अपने आप करते रहे? ना उनके सिर पे कोई बैठा हुआ है, ना उन्हें देख रहा है, ना कोई ये देख पा रहा है कि बच्चा कहां अटक रहा है, उसकी वहीं पे हेल्प करे। ठीक है? कौन बच्चा घबराया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से? जब वो इंटरफेस ही नहीं है फिजिकल, तो आप बेटर कैसे परफॉर्म कर सकते हो? अब वर्चुअल क्लासेस में क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री समझा दी, ये सम्स दे दिए, कर लेना अपने आप।
यस ठीक है। तो ऑफलाइन टीचिंग का, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें तो और केयर से आपको लर्निंग करवानी होती है और केयर से एजुकेट करना होता है, क्योंकि उनके सिर पे भी खड़ा होना होता है, उनको अच्छे से समझाना भी होता है, उनकी हर जरूरतों को देखना होता है। ठीक है, जब आप एडल्ट हो जाते हो ना, तब तो ई लर्निंग आपके काम आ सकती है। ठीक है, आपने बस सुन ली काम की चीज और कर लिया। पर जब आप बच्चे हो तो ई लर्निंग इतनी काम की चीज नहीं है, घर बैठे बैठे वो भी। क्लियर, मेक सेंस? तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू पता क्या है, कहते हैं जब ना आप ऑनलाइन क्लासेस में जनरली ये देखा जा रहा है कि जो पढ़ा रहे हैं ना, उनका फोकस होता है बस बच्चों को ये सिखाना, कि बच्चों को ट्रिक सिखाना कि एग्जाम में वो नंबर कैसे ला सकते हैं। वो ट्रिक सिखाने में ज्यादा वो होंगे कि ये ट्रिक कर लो, ये ट्रिक कर लो, और बस आपके एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। उनका फोकस लर्निंग पे नहीं होता, उन्हें समझाना नहीं होता, उन्हें नॉलेज देना नहीं होता, उनका फोकस नंबर लाने में होता है ना। ये तो खराब प्रेसिडेंट है ना। चलो अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो फिर तो ट्रिक्स आपके काम के हैं, पर जब आप बचपन में, मतलब आप छोटे हो, स्कूल किड हो, उस टाइम पे तो आपको लर्निंग होनी चाहिए ना, आपको ज्ञान मिलना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए, रादर देन एग्जाम में नंबर आने के कुछ शॉर्टकट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक हिस्ट्री का टीचर होएगा। अब एक हिस्ट्री का टीचर ऐसे पढ़ाता है कि देखो पेपर में ना वर्ल्ड वॉर से सवाल आएगा, और वर्ल्ड वॉर से में से भी ना हिटलर के बारे में ज्यादा सवाल आएगा, हिटलर का राइज कैसे हुआ है, तो इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। फिर हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट्स लिख लेना, ऐसे कर लेना, नंबर आ जाएंगे। एक बंदा तो ऐसे पढ़ा रहा है हिस्ट्री, और दूसरी साइड पे एक बंदा हिस्ट्री ऐसे पढ़ा रहा है कि पता है तुम्हें नाजिज्म का राइज कैसे हुआ था, इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब थी जर्मनी की, और हिटलर बोलता अच्छा था, हिटलर ओरेटर अच्छा था, सारी दुनिया उससे पागल हो गई थी, तो हिटलर का राइज हो गया। फिर गॉबल्स आया, उसने प्रोपेगेंडा करा, मीडिया को कंट्रोल करा, फिर हिटलर और एक मसीहा बन गया। अब कोई ऐसे समझाए और कोई ऐसे समझाए कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, कौन सा बेटर है एक बच्चे के लिए? कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो फिर तो ठीक है ये ट्रिक्स वगैरह, पर अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप बच्चों को नॉलेज देना चाहते हो, तो ये वाला तरीका बेटर है ना, जो एंड में मैंने बताया कि पूरी स्टोरी बता रहे हो वगैरह वगैरह। वो ऑफलाइन क्लासेस में, स्कूल्स में होता है, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग में वो नहीं होता है। तो यही इसने लिखा हुआ है कि टीचिंग स्टाइल में क्या फर्क आ रहा है, लेस फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, मोर ऑन ट्रिक्स। कि मैंने फॉर्मूला समझा दिया, ये कर देना, वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, बस दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नंबर आ जाएंगे, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। अब ये थोड़ी एक टीचर का काम है, तो बुक में भी मिल जाता है। टीचर का काम क्या है? समझाना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। द वेरी एक्यूरेसी ऑफ थिंग्स बीइंग टॉट भी क्वेश्चन में है, कि कैसे आप करा रहे हो, कितना करा रहे हो, कितना सही करा रहे हो, वो भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, लर्निंग रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स हैं? एक तो है टीचिंग क्वालिटी खराब हो रही है, दूसरे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स भी ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं बच्चे ई लर्निंग में। इम्बाइबिंग द कॉन्सेप्ट्स लर्नड इन ऑनलाइन क्लास प्रॉब्लम है, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक तो आप स्कूल में बैठे हुए हो और टीचर आपके सिर पे बैठा है, वो आपको समझा रहा है, आप उसकी तरफ कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहे हो। एक आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठे हो, लेटे हुए बेड पे, यहां सामने आईपैड रखा हुआ है, देखी जा रहे हो, बीच में कोई आ गया, उधर देख लिया, फिर ऐसे कर लिया। यहां थोड़ी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो एक तो ये अटेंशन डेफिसिट भी होगा इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में। फॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो ठीक है। अगर इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठे हो, यहां खाना भी खा रहे हो, साथ साथ फोन भी खोला हुआ है, फिर पढ़ रहे हो, ये तरीका थोड़ी है, राइट? तो पेडागॉजिकल इश्यूज हैं। इसीलिए ये ऑथर डरता है कि अगर नॉर्म ही बन गया ना कि भाई ऐसा ही होएगा, टीचिंग मतलब ई लर्निंग ही होगी अब से, चाहे कोरोना वायरस हट जाए, तो नुकसान है बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, थ्रस्ट ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ये आर्टिकल डरता है, द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल फियर्स के फ्यूचर में नॉर्म ही बन जाएगा ई लर्निंग, क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी स्टेटमेंट निकाली है। एनसीईआरटी ने ना लर्निंग एनहांसमेंट गाइडलाइंस निकाली है, उसमें उन्होंने कहा है कि कोविड-19 हैज क्रिएटेड अ सिचुएशन व्हिच डिमांड्स ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल एजुकेशन, ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एजुकेशन जैसे ई लर्निंग for the whole academic session including internet based radio podcast community radio ये वगैरह should be developed। तो एनसीईआरटी खुद कह रहा है कि ये जो अल्टरनेटिव सोर्सेज है ना ई लर्निंग के तरीके हैं, ये और डेवलप होने चाहिए। दैट मींस एनसीईआरटी इंडिकेशन दे रहा है कि कोविड-19 के बाद भी ई लर्निंग और अच्छे से डेवलप की जाएगी, और इसी से ये ऑथर डर रहा है। क्लियर?
और बहुत सारी प्रॉब्लम है, आईसीटी वगैरह इंप्रूव, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव कर दो अगर आप, तो भी पेडागोजी की तो प्रॉब्लम है, तो ई लर्निंग प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। और लास्ट जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट ई लर्निंग, वो पता क्या है? अंडरमाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हो ना पढ़ने के लिए, वो बच्चा वहां पे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा होता, वो और बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स सीख रहा होता है। जैसे कि स्कूल में जब आप जाते हो तो टीचर आपको क्लास मॉनिटर बना देता है, तो आप लीडरशिप स्किल्स सीखते हो। स्कूल में जब आप जाते हो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया जाता है, आप लीडरशिप स्किल्स सीखते हो। स्कूल में आप देखोगे कि जब आप क्लासरूम में हो तो आप सोसाइटी से कैसे डील करना है वो सीखते हो। हर बंदे की क्लास में कुछ बुलीज होते हैं जो तंग करते हैं, तो सोसाइटी में भी जब आप बड़े होगे तो भी बहुत बुलीज होते हैं, उनसे डील कैसे करना है आप बचपन में सीखते हो। लोगों के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है, फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, दुश्मनों से डील कैसे करना है, ये सारी चीजें बचपन में ही बच्चा अगर इंटरैक्ट करेगा और बच्चों से तभी तो सीखेगा, राइट। और ये सॉफ्ट स्किल्स आगे सोसाइटी में जीने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉफ्ट स्किल हिल जाती है अगर आप इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में नहीं भेजते, घर में बिठा देते हो। अगर एक इंसान घर में बैठ के होम स्कूल्ड ही होता रहेगा तो ये चीजें कभी नहीं सीख पाएगा। वो सोसाइटी में जाएगा और सोसाइटी में एक आउटकास्ट हो जाएगा, उसे पता ही नहीं कैसे डील करना है। ग्रुपिज्म होता है स्कूल में, ग्रुपिज्म से डील करना होता है, बुलिंग से डील करना होता है। जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होते हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, उनसे कैसे डील करना है वो आप सीखते हो। ये सारी चीजें स्कूल में ही सीखते हो आप, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल लर्निंग है, स्कूल एनवायरनमेंट की लर्निंग अमूल्य है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई पर्सनली थिंक कि अगर आपका स्कूल आपको टीचर्स अच्छे नहीं दे पा रहा, वो बहुत बुरी बात है कि स्कूल में टीचर्स बुरे हैं, पर फिर भी स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल ये चीजें सिखाता है। बच्चा ठीक से डेवलप नहीं होगा अगर लोगों के बीच नहीं जाएगा, ठीक है। घर बैठे बैठे सिर्फ साइंस पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ा दी, फिजिक्स पढ़ा दी, हिस्ट्री पढ़ा दी, वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना सोसाइटी से कैसे डील करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, मेक सेंस। तो ये है चैलेंजेस विद ई लर्निंग। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, तो नाउ यू नो कि ई लर्निंग के बेनिफिट्स क्या हैं, वो तो आप सबको पता है। बट अगर बोल देते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग, तो नाउ यू नो द नुकसान ऑफ ई लर्निंग एज वेल। क्लियर, मेक सेंस। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड इश्यू पे, विच इज वुमेन एंड लीडरशिप। नाउ ये आर्टिकल पता है क्या डिस्कस करता है? ये आर्टिकल कहता है कि जनरली कंजर्वेटिव सेक्शंस है ना जो हमारी सोसाइटी में, कंजर्वेटिव लोग हैं, उनका ये मानना होता है कि ओनली मेल्स आर अकस्टम्ड एंड डिजाइन्ड टू टेक अथॉरिटेटिव डिसीजंस। अथॉरिटी वाले जो भी डिसीजंस होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो होते हैं, वो सिर्फ मेल्स ही ले सकते हैं। इसीलिए लीडरशिप पोजीशंस ना जनरली मेल्स को ही देनी चाहिए। या ऐसा नहीं बोलते वो कि उन्हीं को देनी चाहिए, वो कहते हैं मेल्स आर मोर सूटेड फॉर लीडरशिप पोजीशंस, ठीक है। बट हमारी सोसाइटी में ऐसे कई एग्जाम्पल है, और नॉट जस्ट इंडियन सोसाइटी में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां से ये प्रूव होता है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन लीडर्स ने भी अथॉरिटेटिव डिसीजंस लिए हैं, ऐसे अथॉरिटेटिव डिसीजंस जो उनके आसपास के मेल्स भी ना ले पाए। इंडिया में जैसे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनको स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी ऑफ इंडिया कह देते हैं कई बार, इसीलिए कह देते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए थे। वो गलत थे या सही थे वो अलग डिबेट है, पर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए थे। यूके में उन्हीं दिनों के दौरान, उसके कुछ दिनों बाद मार्गरेट थैचर आई थी, उनको भी आयरन लेडी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो भी आसपास के आदमियों से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर दी थी ब्रिटेन की। क्लियर? तो ऐसे हिस्ट्री में कई एग्जांपल्स हैं, और नॉट जस्ट हिस्ट्री में, आज के जमाने में भी ऐसे कई एग्जांपल्स आए हैं। अब वो क्या एग्जांपल्स हैं? अभी रीसेंट स्टडी हुई है, और उस रीसेंट स्टडी में पाया गया है कि ना 4 कंट्रीज ऐसी हैं, 3 कंट्रीज, जैसे जर्मनी होगी, ताइवान हो गया, न्यूजीलैंड होगी। इन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर हैं, जो लीडर्स हैं, वो फीमेल्स हैं। एंगेला मर्केल है, ताइवान का आई डोंट रिमेंबर, न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डेन है, ठीक है, वो भी फीमेल है। और ये तो काफी फेमस हुई थी न्यूजीलैंड की पीएम, क्योंकि इन्होंने पेड तो नहीं, मैटरनिटी लीव भी ले ली थी कि मतलब शी गॉट प्रेग्नेंट, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जॉब से मैटरनिटी लीव ले ली थी। बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर सेलिब्रेट किया गया था कि विमेन को ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो न्यूजीलैंड, जर्मनी और ताइवान ने कोरोना वायरस को बहुत अच्छे से मैनेज करा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब इनके जो लीडर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जिससे ये अच्छा टैकल कर पाए हैं कोरोना वायरस को।
राइट तो ये आपका कहना कि फीमेल लीडरशिप अच्छी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते और अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ये रॉन्ग नोशन है, क्योंकि यहां तो इन्होंने प्रूव कर दिया, जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड ने। और नॉट जस्ट ये 3 कंट्रीज, जो यूएसए है ना, यूएसए में जिन स्टेट्स की गवर्नर फीमेल है वहां पे कम कोरोना वायरस के केसेस देखे गए हैं और बेटर मैनेजमेंट देखी गई है एज कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स या एज कंपेयर टू द मेल गवर्नर्स ऑफ अदर स्टेट्स। ठीक है, फीमेल गवर्नर्स जो थी स्टेट्स की यूएसए में, उन्होंने बेटर मैनेज करा है, तो ये एक और प्रूफ है। क्लियर? नाउ ये आर्टिकल कहता है कि इन एग्जाम्पल से आप ये जनरलाइजेशन ना लगा लो कि फीमेल बेटर मैनेज करती है मेल्स के मुकाबले, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इस आर्टिकल से आपको ये जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए कि नहीं फीमेल्स बेटर है तो आज के बाद जो फीमेल्स के साथ सलूक किया जा रहा है वो मेल्स के साथ किया जाए, मेल्स लीडरशिप पोजीशन के लिए नहीं है। ठीक, ऐसा भी नहीं है। पर यह आर्टिकल कहता है कि कम से कम वो बायस तो छोड़ दो कि फीमेल्स आर नॉट सूटेड फॉर लीडरशिप पोजीशन। इन एग्जांपल्स ने यह प्रूव कर दिया कि इवन फीमेल्स आर वे मोर सूटेड फॉर लीडरशिप पोजीशंस देन मेल्स। इसका मतलब मेल हो या फीमेल, जेंडर पे नहीं डिपेंड करता कि आप कितना अच्छा लीडरशिप पोजीशन को अपने निभा सकते हो। ठीक है, तो ये कहता है कि ये एग्जांपल ये नहीं कह रहे फीमेल्स आर बेटर, ये एग्जांपल ये कह रहे हैं कि स्टॉप कंसिडरिंग फीमेल्स टू बी इंफीरियर। ठीक है, ये चीज है। ऑलराइट, सो दो वी मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस स्वीपिंग जनरलाइजेशन, द इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द रीसेंट एक्सपीरियंस इन सच स्टडीज इज द नेसेसिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इनहेरेंट बायसेस, कंजर्वेटिव पुराने मिडीवल एरा के बायसेस एंड परसेप्शंस अबाउट फीमेल इफेक्टिवनेस इन लीडरशिप रोल्स। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन इन लीडरशिप रोल्स। तो ये आर्टिकल ना सिर्फ वो कंट्रीज और वो यूएसए की उन स्टेट से हटके जेंडर की फीमेल्स की परफॉर्मेंस देखता है लीडरशिप रोल्स में और एरियाज में। ठीक है, विमेन इन लीडरशिप रोल्स ऑल्सो हेल्प प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। देखा यह गया है कि जहां जहां पे फीमेल्स को आप लीडरशिप पोजीशन देते हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस एरिया में जेंडर इक्वालिटी बढ़ती है, बिकॉज फीमेल लीडर्स ना ज्यादा फोकस करती हैं जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे। ठीक है, तो उन एरियाज में जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखते हो हिंदुस्तान की ग्राम पंचायत में। नाउ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी जिसे हम कहते हैं 73rd अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके तहत पंचायत को, विलेज पंचायत को, रूरल एरियाज में पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। और इसी अमेंडमेंट के तहत ना आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी कर दिया कि जितनी भी पंचायत की सीट्स होंगी 1/3 शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। प्लस जो पंचायत के सरपंच होंगे ना या लीडर्स होंगे उस पंचायत के, 1/3 लीडर्स भी फीमेल होंगे। तो नॉट जस्ट के पंचायत मेंबर्स 1/3 फीमेल होंगी, जितनी भी पंचायत हैं उनकी 1/3 लीडर्स फीमेल्स होंगी। और जब आपने ये चीज, ये इंडिया ने एक्सपेरिमेंट करा, ग्राम पंचायत में विमेन रिजर्वेशन कर दी, तो देखा यह गया कि जिन जिन एरियाज में, जिन जिन पंचायत में फीमेल लीडरशिप है, उन पंचायत ने कई एरियाज में बेटर परफॉर्म करा है और जेंडर रिलेटेड इश्यूज में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। नाउ ग्राम पंचायत की जो स्टडी करी थी ना, ये करी है एस्टर डफलो ने। नाउ एस्टर डफलो पता है कौन है? अभी पिछले साल ही इंडिया के एक इंसान को नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल लॉरेट है, आपने सुना होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, अभिजीत बैनर्जी। राइट, तो अभिजीत बैनर्जी की ही वाइफ हैं यूएसए में, एस्टर डफलो। तो एस्टर डफलो ने इंडिया के ग्राम पंचायत की स्टडी करी थी जेंडर रिलेटेड इश्यूज में, कि उन एरियाज को कंपेयर करते हैं, एक तो कंपेयर करते हैं मेल सरपंच वाले एरियाज को और फीमेल सरपंच वाले एरियाज को, और फिर देखते हैं दोनों में क्या फर्क आया। क्या ऐसा होता है कि फीमेल अलग तरीके से परफॉर्मेंस देती हैं, मेल्स अलग तरीके से परफॉर्मेंस देती हैं, या ये सिर्फ मैटर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन है कि जरूरी नहीं है फीमेल्स भी मेल्स की तरह ही परफॉर्म कर रही हैं, हर इंडिविजुअल अलग होता है। ठीक है, ये देखना था। तो इन्होंने पाया जहां जहां फीमेल्स हैं वहां पे इन्होंने देखा कि जो, जैसे इन अ स्टडी बाय नोबेल लॉरेट एस्टर डफलो, इट वाज फाउंड दैट प्रधान्स invested more in rural infrastructure that served better the needs of women। जहां women प्रधान थी ना, वहां पे women की needs पे better invest किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में पानी लाने का काम फीमेल्स करती थी, तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर लाना इजी हो जाए, पाइप्ड वाटर
उन एरियाज में जहां विमेन प्रधान है वहां बेटर हुआ है, ताकि विमेन को, फीमेल्स को ज्यादा डिफिकल्टी ना हो पानी लाने में। तो विमेन रिलेटेड इश्यूज को ज्यादा तवज्जो दी गई है जहां विमेन प्रधान होती हैं, वुमेन प्रधान होती है। Example, women pradhans were more likely to invest in providing easy access to drinking water, since the collection of drinking water is primarily, if not solely, the responsibility of women. Plus एक और स्टडी ने तो ये पाया था कि जहां women प्रधान होती है ना, उस विलेज में या उस रूरल एरिया में बच्चों की एजुकेशन के भी अच्छे आउटकम्स आते हैं। बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्योंकि फीमेल्स आर मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स या मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर किड्स एजुकेशन। ठीक है, तो जहां विमेन प्रधान होगी ना, वहां पे ऐसी चीजों में भी, स्कूल्स, हेल्थ, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट वगैरह, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, राइट। तो इसीलिए वी नीड टू एनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स। जब आप क्या कर देते हो, एक 50% पॉपुलेशन को आप हटा देते हो ना लीडरशिप पोजीशन से, अब आप ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करो, क्योंकि यही 50% जो पॉपुलेशन है ना, ये और नए आइडियाज ला सकती थी। ठीक है, पर आपने उन आइडियाज को नकार दिया। ठीक है, एक फीमेल पर्सपेक्टिव आ सकता था जो कुछ चेंजेस ला सकता था, इनोवेटिव आइडियाज हो सकते थे फीमेल पर्सपेक्टिव से, फ्रेश लुक होनी थी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी थी, वो आपने नकार दी। तो वो नहीं नकारनी है। ऑलराइट, नाउ वुमेन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी पे देख लेते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में अगर उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में देखें, पॉलिटिकली अगर देखें तो मेल्स और फीमेल्स कितने इक्वल हैं। नाउ इंडिया में राइट टू वोट सबका समान अधिकार है, मेल्स का भी है, फीमेल्स का भी है। ठीक है, तो इस मामले में इंडिया कई वेस्टर्न कंट्रीज से बेटर है, क्योंकि कई वेस्टर्न कंट्रीज में राइट टू वोट फीमेल्स के लिए बहुत लेट आया है। यूएस से तो कब का इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कितने साल हो गए, पर यूएसए में 1920 में जाके, 20s में जाके फीमेल्स को वोट का अधिकार मिला। बट इंडिया फर्स्ट इलेक्शन से ही, जब से इंडिया आजाद हुआ तब से फीमेल्स को वोट का अधिकार है। यूरोप की कई कंट्रीज ने अडल्ट फ्रेंचाइज, ये जो वोटिंग राइट्स हैं फीमेल्स को बहुत लेट दिए हैं, इंडिया ने शुरू से दिए हैं। ठीक है, तो इस मामले में तो इंडिया अच्छा है। बट और मामलों में, और पॉलिटिकल मामलों में क्या इंडिया का ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इट्स वुमेन अच्छा है या नहीं है? अदर डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, आप चेक करते हो कि कितने परसेंट फीमेल्स एमएलएज हैं, एमपीज हैं आपकी सभाओं में, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा। बहुत कम परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, लाइक 10 और 12% फीमेल्स ही हैं आपके ये जितने भी इलेक्टेड ऑफिसेज हैं एमपी एमएलए के। ठीक है, तो यहां बुरा हाल है। फिर कितने परसेंट को तो आप पार्टी से टिकट देते हो, ज्यादा फीमेल्स को पार्टी से टिकट नहीं मिलती। पॉलिटिक्स को जनरली माना जाता है ये डर्टी गेम है, इसमें मेल्स ही ठीक है, फीमेल्स को ज्यादा नहीं डालना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और बहुत सारा ऐसा है कि अगर कोई फीमेल इलेक्ट भी हो जाते हैं तो कितने परसेंटेज फीमेल्स को अच्छी मिनिस्टरशिप मिलती है, अच्छी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस मिलती है? नॉट मेनी। ये कुछ एक्सेप्शन ही होती है, जैसे अभी करंटली निर्मला सीतारमण जी, हु इज अ फीमेल, इज हैंडलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, पर जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है। ठीक है, और इंडिया के एक पॉइंट इंडिया का बहुत अच्छा है कि इंडिया ने बहुत सारी कैरिज्मेटिक फीमेल पॉलिटिकल लीडर्स देखी हैं। ठीक है, कैरिज्मेटिक, अब उनसे आप अग्री करो या डिसएग्री करो, बट वो पावरफुल हैं, लीडर हैं। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी हो गई, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, पावरफुल लीडर्स रही हैं। तो पावरफुल तो फीमेल लीडर्स भी हो सकती हैं, तो इंडिया ने वो अपना शेयर देखा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया की 70s में 1970s में इंडिया की लीडर एक फीमेल थी, प्राइम मिनिस्टर फीमेल थी। यूएसए में आज तक कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई है, राइट। तो इंडिया इस मामले में बेटर है। बट इंडिया कहां बुरा परफॉर्म करता है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल इक्वालिटी? इन द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली 10% ऑफ मिनिस्टर्स आर फीमेल्स। ममता बनर्जी इज करंटली दी ओनली फीमेल सीएम, कोई भी सीएम ही फीमेल नहीं है। ठीक है, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट जस्ट ओवर 14% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ करंट लोकसभा। आज की लोकसभा में पूरे जितने भी मेंबर्स हैं सिर्फ 14% फीमेल हैं, जबकि फीमेल पॉपुलेशन क्लोज टू 50% है। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल है। ठीक है, तो एक तरफ तो आपके पास कुछ गुड न्यूज है, पर ज्यादा बैड न्यूज है। आपने लीडरशिप पोजीशन ना पंचायत में तो दे दी, बट पंचायत से ऊपर का जो लेवल है, स्टेट का, सेंटर का, वहां पॉलिटिकल पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, अब
इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए, व्हाट कैन बी डन इन दिस रिगार्ड, क्या कर सकते हो। एक ना देवे गौड़ा जी के टाइम में 90s में विमेन रिजर्वेशन बिल निकाला गया था, ठीक है, पार्लियामेंट में डाला गया था, जिसमें पार्लियामेंट की जितनी भी सीट्स हैं उसमें 30% रिजर्वेशन फीमेल्स को दिया जाए। 90s में ही ये बिल आ गया था, बट ये बिल कभी पास नहीं हुआ, इसीलिए आज तक फीमेल्स का ये विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, और इसीलिए विमेन की काफी ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है एज फार एज इलेक्टेड हाउसेस या पार्लियामेंट या विधानसभा इज कंसर्न्ड। ऑलराइट, तो 33% रिजर्वेशन का बिल पास नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे दोबारा गौर करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टीज का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टीज अपने आप में इंटरनली चेंज लेके आए और ऐसा कर दें कि हर पॉलिटिकल पार्टी ना, या मेजर पॉलिटिकल पार्टीज 1/3 टिकट्स फीमेल्स को बांटेंगे, ठीक है, मिनिमम 1/3 टिकट्स फीमेल्स को बांटेंगे। तो अगर टिकट ज्यादा फीमेल्स को मिलेगी ना इलेक्शन की, तो वो ज्यादा इलेक्ट होंगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, बिकॉज द मोर वुमेन ऑक्यूपाई लीडरशिप पोजीशन द मोर इट विल इंप्रूव द परसेप्शन अबाउट फीमेल इफेक्टिवनेस। जितनी ज्यादा फीमेल्स आएंगे लीडरशिप पोजीशन में, उतना ही सोसाइटी का रुख चेंज होगा, नजरिया चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू फीमेल अथॉरिटी। क्या फीमेल अथॉरिटेटिव फिगर्स हो सकते हैं या नहीं। अभी भी इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो कंजर्वेटिव हैं, वो फीमेल्स को सबमिसिव समझते हैं, वो परसेप्शन चेंज करने का टाइम आ गया है, इसीलिए इन सजेशंस पे थोड़ा गौर करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल पे, जिसका नाम है डिसेबल्ड, इंपेडिमेंट्स टू इक्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, इक्वल प्रोडक्टिविटी एंड डिग्निटी। ठीक है, नाउ ये जो आर्टिकल है ना, दिस इज फोकसिंग मोर ऑन द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, इस आर्टिकल में ये दिखाया जाता है कि डिसेबल्ड पीपल के कैसे राइट्स इन्फ्रिंज किए जाते हैं। सोसाइटी में ऐसा नॉर्म बनाया जाता है जहां डिसेबल्ड लोगों को एक्सेस नहीं मिलता है, कई कई जगह पे से इन्हें एक्सक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक रेस्टोरेंट है जो फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, अब वो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां लगाई हुई हैं। अब कोई अगर इंसान व्हील चेयर पे है तो उसको एक्सेस करने के लिए वो फर्स्ट फ्लोर का रेस्टोरेंट कितना मुश्किल है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ऐसा करा हुआ है कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है ना, वहां पे सीढ़ियों के साथ साथ रैंप्स लगाए हुए हैं, ताकि ये डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं, ये जो डिसेबल्ड लोग हैं, इनको भी एक्सेस मिले। राइट, अब ये एक आर्टिकल कहता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया डिसेबल्ड लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज किए जाते हैं, पब्लिक स्पेसेस से इन्हें एक्सक्लूड किया जाता है। टाइम अब आ गया है जहां इन्हें पब्लिक स्पेसेस में इंक्लूड किया जाए और इनके राइट्स इन्हें गारंटी के साथ मिले। अच्छा, इसी आर्टिकल में यह भी डिस्कशन होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिसके तहत डिसेबल्ड लोगों को ज्यादा राइट्स मिल सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या कैंपेन्स चलाए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ने भी डिसेबल्ड लोगों के राइट्स के लिए क्या करा है, वो भी इसी आर्टिकल में डिस्कस होगा। ऑलराइट, तो एक एक करके ये देख लेते हैं। ठीक है, नाउ इंपेडिमेंट्स मतलब कि जैसे रोड ब्लॉक्स, इंपेडिमेंट्स का मतलब रोकना, रोड ब्लॉक करना। इंपेडिमेंट्स टू इक्वल प्रोडक्टिविटी, डिग्निटी। नाउ डिसेबल्ड लोगों की लाइफ में दो फंडामेंटल इशू हैं। एक तो ओवरऑल सोसाइटी का माइंडसेट। सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं ना, वो नॉर्मल तरीके से कामकाज तो कर नहीं सकते, इसीलिए इनके राइट्स अलग हैं, नॉर्मल लोगों के राइट्स अलग हैं, इसीलिए इनके स्पेसेस भी अलग है, इनका स्कूल्स अलग है, इनके कॉलेजेस अलग हैं, इनके जगहें अलग हैं, रहने की जगहें भी अलग होनी चाहिए। और जो नॉर्मल एबल्ड लोग हैं, सो कॉल्ड एबल्ड लोग हैं, उनके लिए अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल सोसाइटी का माइंडसेट है कि जैसे जनरली हर इंसान के मन में एंगर नहीं निकलता डिसेबल्ड लोगों के लिए, पर ये वाली फीलिंग निकलती है, हाय बेचारा। तो हाय बेचारा वाली फीलिंग में ना आप कहते हो कि इनके लिए स्पेशल चीजें कर दो, पर हमारी सोसाइटी में ना करो, हमारे रीजन में हमारे लिए चीजें हो, इनके लिए आप स्पेशल कर दो, स्पेशल रेस्टोरेंट्स भी बना दो इनके लिए। ऐसी वाली फीलिंग है, एक एक्सक्लूजन वाली फीलिंग है, हमसे अलग हैं ये लोग, वो वाली फीलिंग है। तो ओवरऑल माइंडसेट एक्सक्लूजनरी है। ठीक है, मेनी फेल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंटली एबल्ड एज राइट्स बेयरिंग सिटीजंस। और कई लोग तो ये कहते हैं कि एक नॉर्मल आदमी के राइट्स अलग हैं, डिसेबल्ड लोगों के राइट्स अलग है, ये अलग ही हैं। ठीक है, इनके राइट्स पे इतने तवज्जो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये माइनॉरिटी में भी हैं। मेजॉरिटी लोग जो हैं, जो एबल्ड हैं, उन लोगों के राइट्स पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, माइनॉरिटी के लिए कुछ कर देंगे अलग से। ठीक है, इन पे फोकस ही नहीं जाता, इनके राइट्स पे भी फोकस नहीं जाता है। देन एंटाइटलमेंट टू एक्सेस।
डिमांड फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट फ्रॉम एवरी सर्विस प्रोवाइडर, पब्लिक और प्राइवेट। जैसे मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया ना कि प्राइवेट स्पेस हो गया रेस्टोरेंट्स, ये पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल एक्सेस सब कुछ मिलना चाहिए। हर एक गवर्नमेंट स्कूल में ब्लाइंड जो किड्स होते हैं, ब्लाइंड चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके लिए भी स्पेशल ब्रेल वाली, लुइस ब्रेल ने जो बुक्स डिजाइन करी थी ब्लाइंड लोगों को, सो दैट ब्लाइंड पीपल कैन रीड, है ना, वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए आपको डिफरेंट फैसिलिटीज देनी चाहिए हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स और प्राइवेट एरियाज में भी, ठीक है। दे हैव दीज एंटाइटलमेंट टू एक्सेस पब्लिक स्पेसेस। अगर नॉर्मल लोग पब्लिक स्पेसेस एक्सेस कर सकते हैं तो इनको क्यों नहीं? क्लियर? प्लस इनके राइट्स भी देखो। जनरल माइंडसेट ही खराब है पूरी सोसाइटी का, ठीक है, वो चेंज करने का टाइम आ गया है ना। उसको कैसे चेंज किया जाए? पहली बात तो ये आर्टिकल आपका ध्यान दिलवाता है उन चीजों पे कि पूरे वर्ल्ड में देयर इज कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल। हाँ, एक और चीज, डिसेबल्ड वर्ड ना जनरली हम यूज करते हैं, बट द पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज इज डिफरेंटली एबल्ड, कि ये लोग डिफरेंट तरीके से एबल्ड है। वी कांट से दे आर डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंट तरीके से एबल्ड। इनकी कुछ और एबिलिटीज हैं, हमारी कुछ और एबिलिटीज हैं। ऑलराइट, तो डिफरेंटली एबल्ड इज द politically correct word to use. Okay, now there has been continuous discrimination all over the world towards differently abled people, and I would advise you all to use the word differently abled in your answers as well. UPSC के लिए जब आप आंसर लिखोगे तो आप differently abled word यूज ही करोगे। क्लियर? अच्छा, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, नियरली 15% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज सम और द अदर फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। तो पूरे दुनिया में 7 बिलियन लोगों की इस दुनिया में 15% लोग हैव सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, मेकिंग डिसेबल्ड पीपल द लार्जेस्ट ग्लोबल माइनॉरिटी। ये सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, 15% वाली, ठीक है। About 80% of the persons with disabilities worldwide live in developing countries. 80% population भी जो disabled लोगों की है वो developing countries हैं, और जैसा कि हम जानते हैं developing countries में कम facilities हैं for differently abled people as compared to developed countries. Those with mental disabilities, women with disabilities and those in rural areas are the most neglected. सबसे ज्यादा नुकसान होता है mental disabilities वाले लोगों को, क्योंकि उन्हें तो सोसाइटी से बिल्कुल ही बाहर निकाल देते हैं, पागल खानों में डाल देते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेंटल हॉस्पिटल्स में डाल देते हैं। क्लियर? सबसे ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम होती है, प्लस विमेन विद डिसेबिलिटी के साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फीमेल्स या छोटी बच्चियां, गर्ल्स एंड वुमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? एक तो जब डिसेबिलिटी है तो सोसाइटी बाहर निकाल देगी। अब जब सोसाइटी, आप अपने घर के प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से बाहर होंगे तो बाहर की सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा होगी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस भी बहुत आते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट मेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों पे और वुमेन विद डिसेबिलिटीज पे ज्यादा आता है। ठीक है, आगे। Stigma attached to persons with disabilities compounded by lack of understanding of their rights. एक तो लोगों का स्टिग्मा अटैच्ड है कि हाय ये बेचारे ये अलग हैं सोसाइटी से, एक तो ये, प्लस लोगों को अवेयरनेस नहीं है और डिसेबल्ड लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। ओवरऑल सोसाइटी में डिफरेंटली एबल्ड लोगों के राइट्स की अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए it makes it difficult for them to attain their capabilities. ठीक है, डीम्ड एसेंशियल फॉर देयर ह्यूमन डेवलपमेंट। एक ह्यूमन को डेवलप करने के लिए कुछ उसको कैपेबिलिटीज मिलनी चाहिए, जैसे ही शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड, ही शुड बी फिट, बॉडीली फिट हो, हेल्दी रहे, ये सारी चीजें ना एक ह्यूमन बीइंग को अगर अपना पोटेंशियल अचीव करना है तो ये सारी चीजें उसको होनी चाहिए। बट डिफरेंटली एबल्ड लोगों को ये सारी चीजें मिलती नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच्ड एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, नाउ इस पे इंटरनेशनली क्या क्या कन्वेंशन हुई है, इंटरनेशनली क्या स्टेप लिए गए हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन करी थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, नाउ मेंबर्स ऑफ दिस कन्वेंशन शुड आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट बैरियर्स टू एक्सेस, उन्हें एक्सेस मिले, ensure that person with disabilities can access their environment, transportation facilities के लिए उन्हें proper access मिले, public facilities, services, information, communication, सब facility उन्हें मिले।
Recognize the right to an adequate standard of living, social protection for the differently abled people, कि इन्हें एक adequate standard of living भी मिले, इनको इनके rights मिले, इनको इनकी entitlement मिले, इन्हें social support मिले, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहने का कुछ मिल जाए, कुछ social support measures होने चाहिए. Now India is a signatory to this invention. इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन करी थी, ठीक है, प्लस इंडिया ने ये कन्वेंशन रैटिफाई भी करी है. अब रैटिफाई करने के लिए इंडिया को इस कन्वेंशन को अपनी कंट्री में एनफोर्स करने के लिए एक लॉ निकालना पड़ा था, और वो लॉ इंडिया ने निकाला था बैक इन 2016, जिसका नाम है राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट. इंडिया ने साइन करी यूएन कन्वेंशन और रैटिफाई करने के लिए इंडिया ने ये लॉ निकाल दिया. Alright, now ये लॉ क्या करता है? It fulfills India's obligation to UN Convention, ठीक है. It aims to uphold the dignity of every person with disability in society and prevent any form of discrimination. प्लस और बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने नोट्स में पढ़ सकते हो, ठीक है. प्लस इंडिया ने एक और कैंपेन निकाला था जिसका नाम है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिस कैंपेन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी पब्लिक स्पेसेस हैं जो नॉर्मल लोगों को एक्सेसिबल है ना, वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को भी एक्सेसिबल हो. और इसी कैंपेन के दौरान हमने ना नॉमेनक्लेचर भी चेंज करा, नाम भी चेंज करा. जैसे हिंदी में डिसेबल्ड लोगों को कहते हैं विकलांग, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया टर्म दिया दिव्यांग, ठीक है. अ नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर दिव्यांगजन्स, ठीक है. तो आपके नोट्स में आपको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की भी डिटेल्स मिल जाएगी. ऑलराइट, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का सोशल इश्यूज का करंट अफेयर्स का लेक्चर. वेल, इफ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज राइट टू अस दैट यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यू डिडंट लाइक द लेक्चर, इफ यू हैड सम प्रॉब्लम्स विद आवर लेक्चर, देन प्लीज राइट योर डाउट्स टू अस. वी विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर देम ऑल. All right, so that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.